शिक्षण विधि में हम पढ़ेंगे भंडारकर विधि। भंडारकर विधि किसको कहते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि ये कई बार आपकी परीक्षा में बार बार पूछी जाती रही है। जो भंडारकर विधि है इसी को हम व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से जानते हैं। जो भंडारकर विधि है इसी को व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा। तो भंडारकर विधि के प्रतिपादक अगर पूछा जाए, क्योंकि आपका जो रीट है इसमें सीधा सीधा फैक्ट पूछे जाते हैं कि भंडारकर विधि के जनक कौन है, तो आप क्या कहेंगे जी, रामकृष्ण, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी आ सकता है आरजी गोपाल भंडारकर, सॉरी आरजी भंडारकर, है ना, या तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर या फिर आरजी भंडारकर, ये इन्हीं का नाम है। और इन्हीं के नाम की वजह से इस विधि का नाम क्या पड़ा, तो कहेंगे भंडारकर विधि, इन्हीं के नाम से पढ़ा। और चूंकि इसमें जो है दूसरी भाषा बच्चे को अनुवाद के माध्यम से सिखाई जाती थी, ये भाषा क्या है, अनुवाद के माध्यम से दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है, इसलिए इसको व्याकरण की अनुवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द्वितीय भाषा शिक्षण की भाषा यह सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम पद्धति है। अगर कहें कि प्राचीनतम विधि कौन है व्याकरण शिक्षण की, तो प्राचीनतम विधि भी कौन सी, आपकी व्याकरण अनुवाद है। भंडारकर विधि भी व्याकरण अनुवाद है, और व्याकरण अनुवाद ही भंडारकर विधि है। ये 2-3 नाम आपको याद करके चलने हैं, है ना। चलिएगा, और क्या है भाई, द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए इसमें मातृभाषा को माध्यम बनाया जाता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये कई बार पूछा जाता है ऐसा प्रश्न परीक्षा में कि कौन सी विधि है जिसमें आपकी मातृभाषा को माध्यस्थ बनाया जाता है या माध्यम बनाया जाता है, तो वो आपकी भंडारकर विधि या व्याकरण अनुवाद विधि जो है, इसमें आपकी मातृभाषा को माध्यस्थ बनाया जाता है लक्ष्य भाषा को सीखने के लिए। जो लक्ष्य भाषा आप सीख रहे हैं उसमें आपकी मातृभाषा में अनुवाद के द्वारा आपको लक्ष्य भाषा सिखा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर व्याकरण मातृभाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करके सिखाई जाती है। अब कुछ कहेंगे मैम ये लक्ष्य भाषा क्या है, तो बाबू ये जो लक्ष्य भाषा है जो हम सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो आपको सीखनी है, माना कि आपकी मातृभाषा हिंदी है और आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, तो आपको क्या है, इंग्लिश जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाई जा रही है, तो लक्ष्य भाषा आपकी क्या हो गई, इंग्लिश हो गई। तो लक्ष्य भाषा में मातृभाषा को लक्ष्य भाषा में अनुवाद करके सिखाया जाता है। यह विधि व्याकरण की शुद्धता पर बल देती है, क्योंकि भाई व्याकरणिक शुद्धताएं जरूरी हैं। जब तक व्याकरण आपकी शुद्धता नहीं होगी तो आपको व्याकरण की बारीकियों का पता नहीं चलेगा। तो यह विधि क्या है, व्याकरण की शुद्धता पर बल देती है। और यहाँ व्याकरण कैसे सिखाई जाती है, तो बोलेंगे नियम के माध्यम से। सीधा पहले नियम आपको याद करवाए जाते हैं, नियम रटवाए जाते हैं, याद करवाए जाते हैं, जो भी वट एवर यू फील। तो इसमें बोलने की अपेक्षा लेखन पर बल दिया जाता है। ठीक है, बोलने की अपेक्षा किस पर, तो कहेंगे लेखन पर, क्योंकि अनुवाद है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करके बच्चे को भाषा सिखाई जा रही है। तो प्रश्न ऐसा भी बनता है कि कौन सी विधि है जो आपके लेखन कौशल पर बल देती है निम्नलिखित में से, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्याकरण अनुवाद विधि की नहीं है, तो उसमें आ जाएगा मौखिक, लेखन और अन्य 3-4 ऑप्शन होंगे। तो वहां पर हम कहेंगे मौखिक, यानी कि बोलना आपकी व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है। वहां बोलने और पढ़ने पर जोर नहीं दिया जाता व्याकरण अनुवाद विधि में। किस पर, तो कहेंगे लेखन पर, लेखन पर ये बल देती है। और यहाँ नियम के माध्यम से आपको क्या है, व्याकरण सिखाई जाती है। ठीक, और देखिएगा इस विधि में नियमों के माध्यम से व्याकरण सिखाई जाती है। बिल्कुल सेम वही पॉइंट कि नियम के माध्यम से व्याकरण सिखाई जाती है, अतः यह व्याकरण शिक्षण की निगमन विधि का अनुसरण करती है। और कई बच्चों ने, मतलब सीटेट में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये विधियां हमने वहां भी पढ़ी हैं, तो वही आपका रिवीजन ही चल रहा है। बस थोड़ा सा आपका रीट में फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, समझ वाले प्रश्न कम होते हैं। तो निगमन विधि आप जानते हैं भाई, नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। बच्चे को क्या है, सीधा पहले नियम समझाया, नियम याद करवाया जाता है और उसके बाद उदाहरण के माध्यम से आपको उस नियम को समझाया जाता है। चूंकि ये नियम से उदाहरण की तरफ चलती है, इसलिए ये किसका, तो कहेंगे निगमन विधि का अनुसरण करती है। तो ये बातें आपको, मुख्य मुख्य बातें निगमन उसमें व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में आपको जान लेनी चाहिए। तो क्या क्या इसमें था भाई, पहली बात कि इसको भंडारकर विधि के नाम से जानते हैं। भंडारकर विधि कहें, व्याकरण अनुवाद विधि कहें, तो यही है। और प्राचीनतम पद्धति, व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम पद्धति कौन सी है, व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी विधि है जिसमें आपकी मातृभाषा को माध्यम बनाया जाता है, तो कहेंगे आपकी व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, एक होती है प्रत्यक्ष विधि, वो अलग है, वो मैं आपको
दोबारा किसी और शॉर्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी। प्रत्यक्ष विधि में क्या है, आपकी मातृभाषा को माध्यम नहीं बनाया जाता। दो तरह से प्रश्न बनता है, वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा को माध्यम नहीं बनाया जाता, तो वो प्रत्यक्ष है। और जिसमें मातृभाषा को माध्यम बनाया जा रहा है, यानी कि अनुवाद के माध्यम से, ट्रांसलेशन के माध्यम से आप अपनी लक्ष्य भाषा को सीख रहे हैं, द्वितीय भाषा को सीख रहे हैं, तो वो व्याकरण अनुवाद विधि हो जाती है। यहाँ डायरेक्ट नियम सिखाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपकी व्याकरण अनुवाद विधि से संबंधित है। तो एक बार ये प्रश्न आप मुझे बताइएगा कि किस विधि में मातृभाषा को माध्यम बनाया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि आगमन विधि नहीं, भंडारकर विधि, प्रत्यक्ष विधि या व्याकरण विधि। तो देखो प्रत्यक्ष विधि भी नहीं होगा और केवल व्याकरण विधि नहीं, क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि। क्या है, तो कहेंगे व्याकरण अनुवाद विधि। और व्याकरण अनुवाद विधि ही तो भंडारकर विधि है ना, निधि ही विधि है। भंडारकर विधि क्या है, आपकी व्याकरण अनुवाद विधि है। ठीक है, चलेगा। ये और प्रश्न देखिएगा और फिर आपका जो है थोड़ी सी क्लैरिटी इस पर बन जाएगी। थोड़ी सी क्या, पूरी ही क्लैरिटी बन जानी है कि व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है, क्या नहीं है व्याकरण अनुवाद विधि के अंतर्गत। पढ़िएगा इनको कि मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना। भाई मातृभाषा को बढ़ावा देता है, सही बात है, व्याकरण को भी महत्व देता है क्योंकि व्याकरण के माध्यम से आपको भाषा सिखाई जा रही है। विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना या फिर विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना। देखो संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन करना, और कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। और अभी लास्ट हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ये किस पर, लेखन पर बल देती है, संप्रेषण पर बल नहीं देती, पढ़ने और बोलने पर बल नहीं देती, ये लेखन पर बल देती है। तो इन्होंने कहा कि कौन सा नहीं है, तो कह देंगे सी, ये ऑप्शन नहीं है, बाकी सभी आपके सही जवाब हैं। तो इस तरह से आपकी हो जाती है व्याकरण अनुवाद विधि। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी शॉर्ट वीडियो आपकी शिक्षण विधियों पर लाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और भी जो वीडियोज़ आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तब तक सभी को धन्यवाद। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।